हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 6 का चैप्टर 2 जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, इसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसको समझते हैं। इसमें सवाल पूछा गया है और उसका जवाब भी दिया गया है। सवाल कुछ इस तरह का है कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और उसका जवाब इस तरीके से दिया गया है कि द मेरिट्स ऑफ फ्लावर्स that we enjoy gazing at, the scent and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. आइए इसका मतलब समझते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं? ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में ये कहा गया है कि जो हम असंख्य फ्लावर को, असंख्य पुष्पों को टकटकी लगा करके निहारते हैं। टकटकी का मतलब होता है गेजिंग, तो टकटकी लगा करके निहारते हैं। और मैरिट्स का मतलब होता है असंख्य। तो हम जो असंख्य पुष्प हैं उनको टकटकी लगा करके निहारते हैं, उनको सूंघते हैं और उनकी खुशबू से मदहोश हो जाते हैं, उनके रंगों से भरपूर प्रभाव से हम आकर्षित होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो फ्लावर में हैं और जिनसे हम आकर्षित होते हैं, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो आप इस बात को समझें कि फ्लावर का कलरफुल होना, फ्लावर से खुशबू आना और फ्लावर की सुंदरता, ये सब कुछ मनुष्यों को आकर्षित करती है और इसलिए मनुष्य भाग्यशाली हैं। और फ्लावर की ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये उस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके इसलिए हैं। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर जो है वो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारे यूज़ की चीज़ नहीं है कि हमें फ्लावर अच्छा लगता है इसलिए प्लांट फ्लावर बनाते हैं, हमें खुशबू देने के लिए प्लांट फ्लावर बनाते हैं, हमें कलरफुल कलर दिखाने के लिए प्लांट फ्लावर बनाते हैं। तो सेल्फिशनेस के रूप में इंसान फ्लावर को जरूर देख सकता है, लेकिन प्लांट जो फ्लावर बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए बनाते हैं। तो फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस टू बी यूज्ड एज आवर ओन, यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इन्हीं को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, इन्हीं को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और ये फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहां पर
फ्लावर की इम्पोर्टेंस एंजियोस्पर्म्स में एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में है। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, flower and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seeds। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी प्लांट, खासकर एंजियोस्पर्म के इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्लोरल पार्ट के विविधताओं को देखते हैं, डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो हमें इन सभी में एक अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन, अनुकूलन का एक रेंज दिखता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है, फ्रूट और सीड, वो बन सके। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में कई तरह के एंजियोस्पर्म्स होते हैं। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एक एनवायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। तो जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उसी के मुताबिक ये जो डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्लोरल पार्ट्स डेवलप करेंगे ताकि इन्वायरमेंट से सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो इसलिए डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स में आपको वेरिएशन मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगी। और ये जो डाइवर्सिटी दिख रही है, ये एडाप्टेशन की वजह से दिख रही है, क्योंकि हर प्लांट अपने अपने एनवायरमेंटल कंडीशन को एडाप्ट करते हुए ही ये डिफरेंस दिखा रहा है इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर में, फ्लोरल पार्ट्स में। और इसी के कारण इन प्लांट्स में फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं जिनको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट माना जाता है। तो इसको आप ऐसे मेंशन कर लें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ये डाइवर्सिटी दिखाते हैं। डाइवर्सिटी इन इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स। और ये जो डाइवर्सिटी दिखती है, ये एडाप्टेशन की वजह से दिखती है। एडाप्टेशन की वजह से दिखती है, ड्यू टू एडाप्टेशन। तो एंजियोस्पर्म डाइवर्सिटी दिखाते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर में, फ्लोरल पार्ट्स में। और ये जो डाइवर्सिटी आती है ड्यू टू एडाप्टेशन आती है टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन। और इससे इंश्योर होता है द फॉर्मेशन ऑफ, इट इंश्योर्स द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रूट है और सीड है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसलिए आप अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और सीड्स भी देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल और प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। यहाँ पर फ्लावर के स्ट्रक्चर और फ्लावर के मॉर्फोलॉजी की बात की जा रही है। तो इस चैप्टर में हम लोग फ्लावर के मॉर्फोलॉजी, फ्लावर का स्ट्रक्चर और
एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और ह्यूमन बीइंग का फ्लावर से बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है, इमेमोरियल मतलब प्राचीन काल से। तो फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, is a fascinating organ of angiosperm, और ह्यूमन से फ्लावर का बहुत ही प्राचीन काल से नाता रहा है। इसको एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि फ्लावर्स आर ऑफ एस्थेटिक, सोशल, religious, ornamental and cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief and mourning, etc. इसका मतलब ये है कि फ्लावर का महत्व सौंदर्य के लिए भी है, फ्लावर का महत्व सजावट के लिए भी है, फ्लावर का महत्व रिलीजियस इवेंट्स में भी है, फ्लावर का महत्व समाज में भी है, और फ्लावर तमाम जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी महत्व रखता है। फ्लावर जो है बहुत सारे ह्यूमन जो फीलिंग्स हैं उनको भी एक्सप्रेस करने का सिंबल है। प्यार, अनुराग, शोक, विक्षोभ, खुशी, ये सब ह्यूमन फीलिंग्स हैं। और प्राचीन काल से आप फिल्मों में देखे होंगे, हिस्ट्री में लिखा रहता है कि पर्टिकुलर फ्लावर पर्टिकुलर फीलिंग्स के लिए जाना जाता रहा है। तो एनसीईआरटी बुक फ्लावर और ह्यूमन के रिलेशन को अभी तक समझाने की कोशिश कर रही है। और पढ़ाई का मतलब यही नहीं होता कि हम सीधे टू द पॉइंट आ जाएं, क्योंकि अगर सीधे टू द पॉइंट आना होता कि फ्लावर का चित्र बनाया और सीधे सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम और गैनोशियम बताने लगे, तो फिर एनसीईआरटी बुक जो इंट्रोडक्शन देती है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम जो है वो सिर्फ फ्लावर और उसके पार्ट्स के बारे में ही जान लें। जो जो चीज़ें लिखी हैं किताब में, हर लाइन को समझना और समझाना एक शिक्षक का दायित्व है, और वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि ह्यूमन का फ्लावर से बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, और ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर यूज़ किए जाते रहे हैं। डिफरेंट फीलिंग्स को डिफरेंट फ्लावर्स से एक्सप्रेस किए जाने का रिकॉर्ड और इतिहास भी रहा है। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में भी डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स यूज़ किए जाते रहे। इसी पर एनसीईआरटी बुक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आप किन्हीं 5 फूलों के नाम बताइए जिनको इंसान कॉमर्शियली प्रोड्यूस करता है, उनको कल्टीवेट करता है उनके ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के वजह से, तो घरों में, गार्डन्स में। तो इसमें जो 5 फ्लावर जो दिमाग में आते हैं जो कि इंसान कॉमर्शियली प्रोड्यूस करता है उनके ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के कारण, उसमें लिली है, जैस्मिन है, पिटूनिया है, डहेलिया है, ग्लैडियोलस है। उसके बाद फिर
ये भी क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी बुक में ही कि आप 5 और फ्लावर्स के नाम बताइए। ये जो 5 बताए हैं इसके अलावा अन्य 5 फ्लावर्स के नाम बताइए जो कि कहा जाता है, जिनको कल्चरल और सोशल इवेंट्स में यूज किया जाता है। तो उसमें गेंदा है, मैरीगोल्ड है, गुलाब रोज है, चाइना रोज यानी गुड़हल, फिर लोटस का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, और फिर पारिजात एक प्लांट है, उसका फूल भी बहुत सुंदर होता है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप देखें कि हमने कुछ फ्लावर्स के नाम लिए हैं, तो फ्लावर्स के नाम में जैसे हमने पिटूनिया का जिक्र किया, जैस्मिन का जिक्र किया, फिर हमने ग्लैडियोलस का जिक्र किया, फिर उसके बाद लिली का जिक्र हुआ है, फिर डहलिया का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर इस कॉलम में जो 5 फ्लावर्स हैं, पिटूनिया, जैस्मिन, ग्लैडियोलस, लिली और डहलिया, इनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है और अच्छा पैसा मिलता है इनको अगर लगाया जाए और इनको मार्केट में बेचा जाए। अब आप गेंदे का फूल लगा करके बेचेंगे तो पैसा उससे भी मिलेगा, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन में ये जो फ्लावर्स हैं ये आसानी से नहीं कल्टीवेट किए जा सकते, इनका बड़ा देखभाल करना पड़ता है, पॉली हाउसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए ये बेहतरीन प्लांट्स हैं जो जिनका फूल बेच करके अपने आर्थिक साधनों को, अपने आर्थिक हितों को साधा जा सकता है। और फ्लावर का जो दूसरा कॉलम है, फ्लावर्स का जो दूसरा कॉलम है, जैसे रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, फिर पारिजात हो गया, फिर लोटस हो गया। अब लोटस का तो कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, तो पानी में उगता है, जहाँ तालाब होगा वहाँ निकल आएगा। मैरीगोल्ड, चाइना रोज, गुड़हल की खेती तो नहीं होती है अमूमन ये लोगों के गार्डन में। गुलाब, गुड़हल, मैरीगोल्ड, पारिजात, लोटस, ये लोटस तो गार्डन में होगा नहीं, ये तालाब में होगा। तो ये सारे प्लांट्स के फ्लावर्स कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये फ्लावर्स का जो लिस्ट है ये ज़्यादातर कॉमर्शियल का कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि एक बायोलॉजिस्ट फूल को किस नज़र से देखता है, कि फूल जो है वो पूजा पर अर्पित किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। एक बायोलॉजिस्ट के नज़र में फूल की ये इंपॉर्टेंस नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट जो है वो फूल को एक आश्चर्य के रूप में देखता है, एक मॉर्फोलॉजिकल आश्चर्य के रूप में देखता है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल आश्चर्य के रूप में देखता है, और सिर्फ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट के रूप में देखता है। तो इस बात को भी एनसीईआरटी बुक लिखती है कि टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल्स, मार्वेल्स मतलब आश्चर्य, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एनसीईआरटी बुक में एक सवाल पूछा है कि फ्लावर में उन 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम बताइए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाले 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हिस्सा लेते हैं उनमें एक है मेल गैमीट और दूसरा है एग या फीमेल गैमीट। मेल गैमीट बनता है पॉलन ग्रेन्स में, और पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में, और एंथर पार्ट है स्टैमन का। तो एक पार्ट हो गया स्टैमन जो कि मेल गैमीट के बनने में हेल्प करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम में ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, और उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक आता है, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग रहता है या फीमेल गैमीट बनता है। तो इस तरीके से जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाले 2 यूनिट्स को बनाने में मदद करते हैं, उनमें एक है स्टैमन और दूसरा है पिस्टिल या कार्पल या गाइनोशियम। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा
कि स्टैमन जो है वो मेल गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो पिस्टिल है या कार्पल है, पिस्टिल और कार्पल में भी मार्क डिफरेंस होता है, बताऊंगा आगे चल के। इसमें फीमेल गैमीट बनता है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में पूछा हुआ है। अब इसके बाद एनसीईआरटी बुक में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का, उस फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। उसमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स भी आपको दिख जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले नीचे कप जैसा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, और ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये थैलमस से बना हुआ है, और ये फूल की डंडी है जिसको पेडिसिल कहा जाता है। तो आपने पेडिसिल बनाया, उसके ऊपर ये थैलमस है, यानी पेडिसिल का ही ऊपरी हिस्सा थैलमस में कन्वर्ट हो जाता है, चौड़ा होकर के कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और फिर इस थैलमस से ही पिस्टिल या कार्पल निकलता है। ये पिस्टिल या कार्पल बना दिया, और इसके बाद इसी थैलमस से फिर स्टैमन्स निकलते हैं, जिनमें ये इनका एंथर है। ये स्टैमन्स निकलते हैं जिनमें एंथर है ये, और फिर सेपल्स, ये जो थैलमस आप देख रहे हैं कटोरे जैसा, इसके मार्जिन से सेपल्स निकले रहते हैं, तो सेपल्स आपने बना दिया। और फिर पेटल्स निकले रहते हैं जो कि इस कप के मार्जिन से। तो ये जो कप आप देख रहे हैं, कप जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसी के रिम से, इसके मार्जिन से ही चारों तरफ से सेपल्स निकले रहते हैं, और पेटल्स भी ऐसे ही इसी मार्जिन से निकले होंगे। ये पेटल्स काफ़ी बड़े पेटल्स होते हैं जो इसके मार्जिन से निकले रहते हैं, इसी रिंग से निकले रहते हैं, इसी रिंग से पेटल्स निकले रहते हैं फ्लावर में चारों तरफ। तो इनको आपने लिख दिया सेपल, इनको लिख दिया आपने पेटल, और ये हो गया स्टैमन। और ये जो स्ट्रक्चर जो आप बीच में देख रहे हैं, इसको कहेंगे कार्पल या पिस्टिल। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कार्पल या पिस्टिल है, और इसमें 3 पार्ट दिखाए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। ये जो टॉप पर जो सरफेस आपको दिख रहा है, ऊपरी हिस्सा, इसको स्टिग्मा कहेंगे, और जो लंबा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लंबा सा पोर्शन, ये जो लंबा पोर्शन दिख रहा है कार्पल का, जिसके सरफेस पर स्टिग्मा है, ये जो आप लंबा पोर्शन, ये तो स्टिग्मा हो गया, और ये जो लंबा पोर्शन आप देख रहे हैं ये है स्टाइल। तो इसको आप स्टाइल लिख लेंगे। और जो नीचे ये गोल सा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो गोल सा पोर्शन देख रहे हैं, ये ओवरी। सो दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी। तो एक तरह से देखा जाए तो पिस्टिल या कार्पल का पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 3 हिस्से हैं ये पिस्टिल या कार्पल के, 3 हिस्से हैं। और फिर इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, और यही ओव्यूल आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? ओवरी के अंदर। और ये इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर जो कार्पल का है, लंबा सा स्ट्रक्चर जो कार्पल का दिख रहा है, ये है स्टाइल, और सरफेस थोड़ा सा चौड़ा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसी पर पॉलन ग्रेन आकर के गिरते हैं। तो इस तरीके से ये आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। और यहाँ एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो स्टैमन आपको दिख रहा है, स्टैमन में भी 2 पार्ट होते हैं। ये जो लंबा पार्ट होता है स्टैमन का, इसको फिलामेंट बोलते हैं, ये भी स्टार्च जैसा होता है, और उसके ऊपर ये एंथर
होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। आइए हम लोग फ्लावर के बेसिक्स को समझते हैं। किसी भी फ्लावर में 4 मेन पार्ट होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स जो है वो ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेपल्स, सेपल्स के समूह को कैलिक्स कहते हैं। ये किसी भी फ्लावर में सबसे बाहर होता है। कैलिक्स का जो घेरा है वो सबसे बाहर होता है। इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला किसको कहा जाता है? इट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो कोरोला जो है वो पेटल्स का ग्रुप है। कोरोला कैलिक्स के अंदर होता है। इसके बाद फिर एंड्रोशियम की बारी आती है। एंड्रोशियम कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्टैमेंस को, ग्रुप ऑफ स्टैमेंस। और फिर बारी आती है गाइनोशियम की। गाइनोशियम जो है वो कार्पल के लिए या ग्रुप ऑफ कार्पल के लिए, दोनों के लिए टर्म यूज किया जा सकता है। कार्पल के लिए या ग्रुप ऑफ कार्पल के लिए। अगर एक कार्पल है तो फिर दोबारा बोलूंगा, उसको सिंपल गाइनोशियम कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो उस केस में कंपाउंड गाइनोशियम टर्म यूज होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो गाइनोशियम है वो 2 तरह का होगा, सिंपल गाइनोशियम और कंपाउंड गाइनोशियम। कंपाउंड गाइनोशियम, सिंपल गाइनोशियम में 1 कार्पल होंगे, जबकि कंपाउंड गाइनोशियम में मैनी कार्पल्स पाए जाएंगे। अब यहाँ पर यह भी आपका जानना जरूरी है कि एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर कहा जाता है और गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में जब आपने फ्लावर का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का एलएस देखा होगा तो उसमें एक नेक्टेरिफेरस रीजन भी दिखाया गया होगा। तो ये नेक्टेरिफेरस रीजन यूजुअली कहाँ पाया जाता है? तो ये जो थैलेमस हमने जो दिखाया था आपको पहले जब डायग्राम बनाया था, तो उसमें हमने ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाया था। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सेपल और पेटल्स दोनों के वजह से बनता है। तो मान लेते हैं अंदर जो है वहाँ से पेटल निकला है और उसके ठीक बाहर ये सेपल निकला है। तो पेटल और सेपल लगभग बेस पर आपस में चिपके रहते हैं। तो ये पेटल है और ये सेपल है, उसी तरह से इधर ये सेपल है और ये पेटल है। तो अब ये जो एक ट्यूब बना, इस ट्यूब को क्योंकि अंदर की तरफ करोला है और मतलब पेटल है, तो इसको करोला ट्यूब भी बोला जा सकता है। तो ये सेंटर में जो दीवार बन गई, चारों तरफ जो दीवार बन गई, और ये ओवरी ये बीच से निकला हुआ है और आगे चल करके से स्टाइल निकली है, ऊपर स्टिग्मा दिख गया। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये जो सेपल और पेटल से मिल के बनी है दीवार, इसी और कई बार इसमें थैलेमस का भी पोर्शन पार्टिसिपेट कर जाता है। तो इसके दीवार में ही कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इन्हीं को नेक्टेरिफेरस ग्लैंड कहा जाता है या नेक्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो नेक्टर ग्लैंड है ये, और ये जो रीजन है इसी को कहा जाता है नेक्टेरिफेरस रीजन। और एक बार फिर से आप इस चीज़ को मेंशन कर लें कि जो एंड्रोशियम है,
एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर में, और जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये आपको पहले से भी जानकारी है इस चीज की। यहाँ पर एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी बुक ये लिखती है कि फ्लावर जब भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बनता है तो फ्लावर बनने से काफी पहले ही फ्लावर बनाने का डिसीजन प्लांट ले लेता है। तो इसको एनसीईआरटी बुक ने कुछ इस तरीके से लिखा है कि मच बिफोर द actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब वही हुआ कि फ्लावर अगर बनना है तो ऐसा नहीं कि अभी डिसीजन हुआ और अभी फ्लावर बन गया। फ्लावर बनने का डिसीजन बहुत पहले ले लिया जाता है प्लांट के द्वारा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and development of the floral primordia। यानी कि बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसके कारण प्लांट पर फ्लोरल प्रीमॉर्डिया बनता है। फ्लोरल प्रीमॉर्डिया क्या है? फ्लोरल प्रीमॉर्डिया फूल बनने से ठीक पहले की अवस्था होती है। प्रीमॉर्डिया एक स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल करके फुल फ्लेज ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। तो अगर लीफ प्रीमॉर्डिया है तो उससे लीफ बनेगी, अगर फ्लोरल प्रीमॉर्डिया है तो उससे फूल बनेगा। तो फ्लोरल प्रीमॉर्डिया बनने के लिए प्लांट को कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाने पड़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है उसमें जो फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है दुनिया में दो तरह के फ्लावर्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो तरह के हैं। एक जो सिंगल फ्लावर बनाते हैं और एक सिंगल फ्लावर मतलब उनमें फ्लावर्स जो हैं वो ग्रुप में नहीं निकलते, सिंगली निकलते हैं। और कुछ प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स ग्रुप में निकलते हैं। तो जब फ्लावर ग्रुप में निकलेंगे तो उसी को तो इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। कई फ्लावर एक ग्रुप में निकल रहे एक ही जगह से, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर तुरंत अचानक से नहीं निकल जाते, पहले फ्लोरल बड आता है। तो ये भी बात एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये फ्लावर का ग्रोथ और मैचुरेशन हो जाता है तभी फाइनली आपको उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिखते हैं एज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पेक्टिवली। अब हम स्टैमन्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। स्टैमन्स जो है वो प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स हैं। और स्टैमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट को स्टाल्क भी कहा जाता है। एंथर या तो सिंगल लोब वाला होगा या डबल लोब वाला होगा। मोर कॉमन कंडीशन जो है वो डबल लोब्ड की होती है। तो एंथर में दो लोब्स पाए जाते हैं कॉमनली, और वन लोब वाले एंथर जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। जैसे मालावेसी फैमिली का नाम सुना होगा जिसमें गुड़हल आता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसमें जो स्टैमन होते हैं उसके एंथर में सिंगल लोब होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो वन लोब एंथर होते हैं वो उसमें वन थीका होता है, और जो टू लोब एंथर होते हैं उसमें टू थीका होता है। यानी नंबर ऑफ लोब इज इक्वल टू नंबर ऑफ थीका। थीका मतलब होता है कवरिंग। थीका जो है वो कवरिंग का सेंस देता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक लोब है तो उसकी कवरिंग को एक थीका कहेंगे, और अगर दो लोब है तो दोनों लोब की अलग अलग कवरिंग को दो थीका कहेंगे। एक लोब का एक थीका, दूसरे लोब का दो थीका। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि दो लोब है तो दो कवरिंग है यानी दो थीका है, और अगर एक लोब है तो एक कवरिंग है यानी एक थीका है। तो यानी सिंगल लोब्ड एंथर को मोनोथीकस बोलेंगे और टू लोब्ड एंथर को डाइथीकस बोलेंगे। तो यहाँ साफ आपको दिख रहा है कि दो तरह के स्टैमन्स होते हैं, मोनोथीकस यानी सिंगल लोब्ड एंथर, और डाइथीकस यानी टू लोब्ड एंथर, एक लोब ये और एक लोब ये।
तो इसका मतलब हुआ कि एंथर सिंगल लोब्ड होते हैं या टू लोब्ड होते हैं, यानी मोनोथिकस होते हैं या डाइथिकस होते हैं। अब देखिए, जो स्टैमन का फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है उसका अटैचमेंट कहाँ से होता है, मतलब वो कहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो या तो फिलामेंट जो है वो जो फ्लावर के सबसे नीचे बेस पर थैलेमस होता है। आप पढ़े होंगे फूल की एक डंडी होती है जिसको पेडिसिल कहा जाता है, जिसको फ्लावर स्टाल कहा जाता है। ये पेडिसिल है, पेडिसिल ही ऊपर जाकर के चौड़ा हो जाता है और उसी चौड़े हिस्से को थैलेमस बोलते हैं। इसी थैलेमस पर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं। तो स्टैमन का जो फिलामेंट है या तो सीधे थैलेमस से अटैच रहेगा, तो ये कंडीशन नॉर्मल होती है, कॉमन होती है। लेकिन कई बार आप फिलामेंट को पेटल से अटैच हुआ देखेंगे, तो इस केस में फ्लावर्स आपको रेयर दिखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जो फिलामेंट का अटैचमेंट होता है या तो वो थैलेमस से होता है या तो वो पेटल से होता है। तो इन दोनों डायग्राम्स में हमने समझाने की कोशिश की है कि देखिए फिलामेंट थैलेमस से अटैच है सीधे, और यहाँ फिलामेंट अटैच है पेटल से। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टैमन्स हैं उनमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फिलामेंट का जो पार्ट है वो पतला होता है और लंबा होता है, यानी थिन एंड इलोंगेटेड या लॉन्ग। और फिलामेंट का जो हिस्सा नीचे होता है, मतलब जो थैलेमस से अटैच है या पेटल से अटैच है, उसको प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। और फिलामेंट का जो हिस्सा थैलेमस से दूर होता है उसको डिस्टल पार्ट कहते हैं, और इस डिस्टल पार्ट से ही एंथर अटैच होता है। तो एंथर फिलामेंट के किस पार्ट से अटैच होता है? एंथर फिलामेंट के डिस्टल पार्ट से अटैच होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एंथर लोब होता है, इस एंथर लोब में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पाया जाता है ऊपर से नीचे तक, और इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से एंथर मैच्योर होने पर फटता है और इससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स एंथर लोब में होगा। अगर एक एंथर लोब है तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मिलेगा, और अगर दो एंथर लोब हैं तो दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मिलेगा। यूजुअली हम लोग दो एंथर लोब वाला स्टैमन्स पढ़ते हैं, तो जब दो एंथर लोब होगा तो हर एंथर लोब में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब पूरे एंथर में दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होंगे और ये आउटर सरफेस की तरफ होंगे। एंथर लोब का जो बाहरी सरफेस होगा वो उस तरफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगा, और जब कभी इन्वायरमेंट ड्राई होगा तो एंथर लोब की दीवार से यानी थीका से मॉइस्चर बाहर आएगा, डिहाइड्रेशन होगा और वो फट जाएगी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव वाले जगह से, और एक स्प्लिट आएगा, एक गैप बनेगा और उस गैप से पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो एंथर लोब्स हैं, एक एंथर लोब ये है, एक एंथर लोब ये है, दोनों के बीच में कनेक्टिव है। और फिर हर एंथर लोब में एक डॉट लाइन आपको दिख रही होगी, ये डॉट लाइन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को दिखा रही है, इसी को लाइन ऑफ डेहिसेंस भी बोलते हैं, और यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर रिलीज होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ कोशिश की है कि आपको स्टैमन के बारे में डिटेल बताया जा सके। एक छोटा सा चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो एंथर लोब होता है, इसी एंथर लोब के अंदर फिर पॉलन ग्रेन्स के बनने के लिए कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। आइए अब हम लोग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन ऑब्जर्व करते हैं और उसमें एक एक चीज़ मैन्युटली और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एंथर में दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, यानी ये बाइलोब्ड एंथर है, और बाइलोब्ड एंथर को ही डाइथिकस एंथर भी बोला जाता है। इसका ट्रांसफर सेक्शन जो है वो ये दिख रहा है। तो जब आप ट्रांसफर सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे एंथर के, तो बाइलोब्ड एंथर में चार कॉर्नर्स आपको दिखते हैं, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। यानी एक बाइलोब्ड एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल होता है और इसमें चार कॉर्नर्स होते हैं, और इसी चार कॉर्नर्स पर एंथर लोब के अंदर चार कैविटीज होती हैं, चैम्बर्स होते हैं, जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। तो आप देखेंगे
कि एंथर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। एंथर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं और एक बाइलोब्ड एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 2 3 4। एक एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, दूसरे एंथर लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो ये बात समझ में आ गई। फिर जो एक एंथर लोब होता है, इसकी जो दीवार है यानी ये जो कवरिंग है, इसी को थीका कहा जाता है। यानी थीका क्या है? थीका इज कवरिंग ऑफ एंथर लोब, यानी हर एंथर लोब की अपनी कवरिंग है। आप देखिए इधर वाला एंथर लोब की कवरिंग अलग है, इधर वाले एंथर लोब की कवरिंग अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि एक एंथर में जितने लोब्स होंगे उतनी ही कवरिंग्स होंगी। तो अगर एक एंथर में 2 लोब्स हैं तो 2 कवरिंग्स होंगी और इन कवरिंग्स को थीका कहा जाएगा। तो अगर एंथर बाइलोब्ड है तो वो एंथर डाईथीकस भी हुआ, यानी थीका यानी कवरिंग भी 2 होगी। अब देखें ये जो 2 एंथर लोब्स हैं, यानी जो दोनों एंथर लोब्स की कवरिंग है वो आपस में कनेक्टेड हैं कनेक्टिव से। ये कनेक्टिव आपको दिख रहा है, दिस इज कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का काम है 2 एंथर लोब को यानी 2 एंथर लोब की कवरिंग्स को आपस में चिपका के रखना बीच में। ये बात समझ में आ गया? तो कनेक्टिव का काम क्या है? एंथर लोब्स को कनेक्ट करना, और एंथर लोब में जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? थीका। अब देखिए ये जो कवरिंग है एंथर लोब की, इसके अंदर 2 चैम्बर्स हैं यानी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, यानी हर थीका के अंदर 2 चैम्बर्स हैं, यानी ईच थीका कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये वाली थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और ये वाली थीका के अंदर भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। यानी एंथर लोब की जो कवरिंग होती है उसके अंदर जब आप झांकेंगे तो 2 चैम्बर्स दिखेंगे, यानी थीका के अंदर 2 चैम्बर्स दिखेंगे और उन चैम्बर्स को कहा जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस तरह से एक थीका के अंदर 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं, दूसरे थीका के अंदर भी 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ जो एंथर है वो उसमें 2 लोब्स हैं यानी बाइलोब्ड है, उसमें 2 थीका है यानी डाईथीकस है, और हर थीका यानी हर एंथर लोब के अंदर 2-2 चैम्बर्स हैं, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब देखें यहाँ पर हर एंथर लोब को अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर एंथर लोब में लंबाई में एक गड्ढा दिखता है, ग्रूव दिखता है, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ये एंथर लोब की दीवार में दिखता है, यानी एंथर लोब की थीका में दिखता है, कवरिंग में दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कवरिंग अंदर की तरफ धसी हुई है, यानी कवरिंग यहाँ पतली है, कवरिंग पतली हो गई है और एक दरार दिख रही है थीका में। तो जो थीका होता है उसी में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ऊपर से नीचे तक दिखता है हर एंथर लोब में। तो यहाँ 2 एंथर लोब हैं तो आपको 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स दिखेंगे। आप देख रहे हैं एक एंथर लोब में और ये दूसरा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दूसरे एंथर लोब में। तो इसका मतलब यहाँ 2 एंथर लोब हैं यानी 2 थीका है, तो 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होंगे। ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे लंबाई में एंथर लोब के लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या गड्ढे दिखते हैं। और इन्हीं जगहों पर थीका चूंकि सबसे पतली होती है तो फट जाती है और अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो बाहर निकल आते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को लाइन ऑफ डिहिसेंस भी कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ डिहिसेंस। डिहिसेंस मतलब फटना। तो ये चूंकि यहाँ पर थीका सबसे पतली है तो थीका सेपरेट हो जाती है यहाँ पर और फट जाती है यहाँ पर और इससे बाहर निकल के आ जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो एनसीईआरटी बुक ने लिखा हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हैं वो थीका को सेपरेट करते हैं, यानी ये जो थीका है एक जगह पर थीका को वो सेपरेट कर देते हैं। एक तरह से एंथर लोब का ये अंदर वाला सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस है, या दूसरे शब्दों में कहें जो थीका है ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है और थीका का ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है। तो बाहर वाले
तरफ का जो पोर्शन है थीका का, बाहर की तरफ जो थीका का पोर्शन है वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पाया जाता है। तो अब आप कुल मिलाकर के देखें कि एंथर में 2 एंथर लोब होंगे कॉमनली, यानी 2 थीका होगा और दोनों एंथर लोब के बीच में सिर्फ एक कनेक्टिव होगा जो कि 2 एंथर लोब को आपस में कनेक्ट करेगा या थीका को आपस में कनेक्ट करेगा, और हर थीका के अंदर 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और इसके बाद आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को, तो एक एंथर लोब में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगा तो 2 एंथर लोब में 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की संख्या कुल 2 हुई, कनेक्टिव्स की संख्या कुल 1 हुई, एंथर लोब की संख्या 2 हुई, थीका की संख्या 2 हुई, माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या 4 हुई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ जानना ये भी ज़रूरी है स्टैमन्स के बारे में कि अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ के फ्लावर्स में स्टैमन्स का नंबर और उनका साइज़ यानी लेंथ ये वैरी करता है। और यदि आप किसी स्टैमन को डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे और एक नीट डायग्राम बनाएंगे जैसा कि एनसीईआरटी बुक में लिखा है, तो आप देखेंगे कि एंथर का शेप और उसके फिलामेंट से जुड़ने का तरीका ये भी डिफर करता है। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी फ्लावर के स्टैमन्स की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होता या एंथर एक जैसे नहीं होते। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक एक और पॉइंट डिस्कस करती है एंथर के बारे में कि एंथर जो कि बाइलोब्ड एंथर है उसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं, टेट्रागोनल होता है एंथर। और जब 4 कॉर्नर्स होंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया की लोकेशन 4 कॉर्नर्स पर होती है, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया की लोकेशन एंथर में सेंटर में नहीं होती, लेटरल साइड में नहीं होती, सिर्फ कॉर्नर्स पर होती है। तो ध्यान रखिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट 4 corners of bilobed anther। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा कि जो एंथर लोब होता है उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ समय बाद पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रो करके, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया गेट कन्वर्टेड इनटू पॉलन सैक। ये इलोंगेट होकर के पॉलन सैक में चेंज हो जाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, सिंगुलर को स्पोरेंजियम और प्लूरल है तो स्पोरेंजिया, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये तुरंत जो कैविटी बनती है एंथर लोब के अंदर उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिए। लेकिन और मैच्योर होकर के समय के साथ जब ग्रो करेगा तो ये चैम्बर और बड़ा होता जाएगा और नीचे की तरफ और ग्रो करेगा, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करेगा और एक बड़ा सा चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको पॉलन सैक कहेंगे। तो पॉलन सैक क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया से बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया ही ग्रो करके पॉलन सैक बना लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉलन सैक होता है इसी में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यही मैच्योर होकर के पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता है कि एक बाइलोब्ड एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं और हर माइक्रोस्पोरेंजियम की जो दीवार होती है उसी को हम वॉल ऑफ एंथर भी कह सकते हैं या उसी को थीका भी बोल सकते हैं। मतलब मेरा कहना यह है जो थीका है या जो कवरिंग है या एंथर की वॉल है सब एक ही चीज़ है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल यानी एंथर की वॉल, इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो जो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें 4 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स और फिर सबसे अंदर टैपिटम। तो अगर आप माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो इसकी जो दीवार है
ये माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवार हो गई और इस दीवार में 4 लेयर्स हैं। तो जो 4 लेयर्स हैं उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और फिर सबसे अंदर टैपिटम। टैपिटम जो होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट वॉल होती है। अब आप देखें जो 4 तरह की लेयर्स हैं उसमें से जो बाहर की 3 लेयर्स हैं यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों का ही काम प्रोटेक्शन है, यानी इनका फंक्शन प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जो अंदर के स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं या माइक्रोस्पोर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं बाहर की जो तीनों लेयर्स हैं। साथ में ही एंथर वॉल के फटने में भी हेल्प करती हैं, यानी डिहिसेंस ऑफ एंथर में भी मदद करती हैं। तो इनका एक काम तो प्रोटेक्शन हो गया और दूसरा काम हो गया डेहिसेंस। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर, ताकि जब एंथर फटे तो पॉलन ग्रेन्स बाहर आए। तो ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में जो 4 लेयर है उसमें बाहर के 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कोई एक लेयर नहीं, उसमें कई सारे पतले पतले लेयर्स होते हैं, तो मिडिल लेयर्स लिखा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों लेयर्स मिल करके प्रोटेक्शन का काम करते हैं और एंथर के डिहिसेंस में मदद करते हैं। और जो सबसे अंदर का लेयर होता है टैपिटम, टैपिटम जो सबसे अंदर का लेयर होता है, आप देखिए ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये सबसे अंदर का लेयर होता है टैपिटम। तो ये टैपिटम स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है। ये सेंटर में इस टैपिटम के अंदर जो कैविटी है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है, आगे चल के इसी से स्पोर बनेगा। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको सराउंड करता है। और टैपिटम का काम क्या है? न्यूट्रिशन। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन्स और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। तो ये पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट नरिशेस पॉलन ग्रेन्स, ये ध्यान रखना है। और टैपिटम की जो सेल होती है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, घना साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। यानी आप टैपिटल सेल को जब आप देखेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखेगा, 2 न्यूक्लियस दिखेगा, 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखेगा, मैनी न्यूक्लियस दिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि टैपिटल सेल्स बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं या मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। मोर कॉमनली ये बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं। अब एनसीईआरटी बुक में एक सवाल पूछा है कि टैपिटल सेल बाइन्यूक्लिएटेड कैसे हो जाती हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। टैपिटल सेल के बाइन्यूक्लिएटेड होने की एक वजह तो ये है कि आप पढ़े होंगे कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो माइटोसिस से होता है, और माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल में। टैपिटल सेल में क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यानी कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, माइटोसिस तो हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस आया, लेकिन दोनों न्यूक्लियस के बीच में वॉल नहीं आया, इस वजह से एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस रह गया। तो व्हेन माइटोसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस देन अ सेल बिकम्स बाइन्यूक्लिएटेड। तो ये ध्यान रखना है कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस तभी आता है जब सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन तो हुआ, यानी कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। और माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब एंथर मैच्योर होता है और जब एंथर यंग होता है तो दोनों में अंतर होता है। तो एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है व्हेन एंथर इज यंग, तो उसके सेंटर में ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल का होमोजीनियस मास होता है, जिनको स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में सेल्स का होमोजीनियस मास होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं, ये सेल्स काफ़ी एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, और इसमें वॉल लेयर्स दिखाए जा रहे हैं। इसमें एपिडर्मिस की पोजीशन,
एंडोथीसियम की पोजीशन, मिडिल लेयर की पोजीशन और टेपिटम की पोजीशन को ध्यान रखिएगा। और यहाँ ये बीच में देख रहे हैं ये कनेक्टिव है। तो इस तरीके से आपको एंथर की जो वॉल लेयर्स हैं, एक तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल लेयर्स हैं, उनके बारे में बताया गया।